हमारे शरीर के अंदर जो बड़ी आंत है वो भी 3 भागों में बटी हुई होती है। उसका जो पहला अंश है जिसे सीकम कहते हैं, ये प्रायः 2.5 इंच के आसपास लंबी है और 3 इंच मोटी होती है। इसका एक ओर का मुंह बंद होता है। इसे अंध यंत्र भी कहते हैं। सीकम के जो पीछे की तरफ प्रायः एक लंबी 3 इंच की केचुए की तरह की एक पतली नाल भी दिखाई देती है। इसका भी नीचे की तरफ का मुंह बंद रहता है और उसका ऊपर का मुंह खुला रहता है। इसे ही अपेंडिक्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपेंडिक्स के क्या कारण हैं, वो कितने प्रकार का है, उसके क्या क्या सिम्टम हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार कर सकते हैं, उसके क्या पाथे हैं, क्या प्रोग्नोसिस है, उसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अपेंडिसाइटिस मात्र एक इन्फ्लामेशन ही नहीं है। इसके अंदर जो कड़े माल की गांठ है, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, वो या कोई फल का खाया हुआ बीज या कोई बाहरी कोई पदार्थ अगर उसके अंदर अटक जाता है, फिर टिफ्लाइटिस की तरह इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है और यह बीमारी भी ठीक उसी तरह से होती है। अंदर भी स्लिमी सीरस फ्लूइड निकलता है, वो इकट्ठा होता रहता है तो अपेंडिक्स का मुंह इसके कारण बंद हो जाता है और कभी कभी अपेंडिक्स फूल भी जाता है। इसे ही अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन कहते हैं और अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कभी कभी अपेंडिसाइटिस के अंदर घाव भी हो जाते हैं और यह घाव के कारण कई बार अपेंडिक्स के अंदर छेद भी हो जाता है और उस घाव से पीप भी बाहर निकल सकती है, जो अपेंडिक्स के पास के टिश्यूज़ के अंदर इकट्ठा हो सकती है। इसे पेरिटोनाइटिस भी कह सकते हैं। इसके जो निकट है जो जो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर बोन्स हो सकती हैं, मांस है, चर्बी है, वायु है, शिरा, मज्जा, ये सब भी उसके आसपास होते हैं और उनके अंदर इन्फ्लामेशन के कारण जो सीरस इकट्ठा होता है तो वो ज़्यादा ही तकलीफ़दायक होता है। अपेंडिसाइटिस को हम लोग 2 श्रेणियों के अंदर बांट सकते हैं। इसके अंदर पहला जो है लोकलाइज्ड है और दूसरा जो बार बार होने वाला है रिलैप्सिंग है। जो स्थानीय या लोकलाइज्ड अपेंडिसाइटिस है ये प्रायः पकता है, इसमें से पीप निकलती है, फटकर वो जो पीप है वो निकलती है और वो जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, पेरिटोनाइटिस है, उसके अंदर उसकी जो कैविटी है उसके अंदर इकट्ठा हो जाती है। अपेंडिक्स के चारों ओर के जो टिश्यूज़ हैं उसके अंदर से जो पीप बाहर निकलती है वो उसे निकलने नहीं देती, उसे रोके रखती है। इसकी पीप है वो पेरिटोनियम के अंदर नहीं जा पाती, इसकी वजह से फिर अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो बार बार होने वाला अपेंडिसाइटिस है जिसे रिलैप्सिंग भी कहते हैं, इसमें प्रदाह जो है एक बार होकर फिर घट जाता है, उसके बाद में फिर ये थोड़ा प्रकट हो जाता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता। रोगी कुछ दिनों तक अच्छा रहता है, उसके बाद में फिर इस रोग का आक्रमण हो जाता है। इस तरह की अपेंडिसाइटिस को क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस भी कह सकते हैं। अपेंडिसाइटिस के क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं? जब खान पान के अंदर गड़बड़ी हो जाती है उसकी वजह से उसका जो अपेंडिक्स के अंदर जो वो चीज़ गिर जाती है उसके कारण जो या पेट के अंदर चोट लग जाए उसके कारण, या दाहिने पट्टे के स्थान के ऊपर तल पेट के अंदर एकाएक तेज़ दर्द होता है। इलाइक फोसा जो है हमारा उसके अंदर दर्द होता है, दर्द है, ज्वर है, अपेंडिक्स की जगह पर असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा उसको मिचली, कै, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और सामान्य गैस्ट्रिक के जो लक्षण हैं, आपच है, वो भी इसमें दिखाई देते हैं। इसका जो प्रधान लक्षण है बहुत तेज़ दर्द है। दाहिनी इलाइक फोसा है वहाँ पे जो दर्द होता है शूल की तरह का जो तेज़ दर्द है और फिर कभी वो थोड़ा सा दर्द धीमा भी हो सकता है और धीमा धीमा दर्द बना रहता है, फिर यकायक उसको अचानक फिर तेज़ दर्द होता है। तो दर्द है वो तल पेट के जो निचले पेरिनियम है वहाँ तक फैल सकता है। ये
अगर वो पुरुष है तो उसके अंडकोश तक भी ये दर्द जा सकता है। थोड़ा सा भी हिलने डुलने पे असहनीय दर्द होता है। पेट दबाने से इसमें दर्द बढ़ जाता है। चलने के समय रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दाहिनी ओर वो झुककर चलता है। सोने पर वो दाहिने पैर को मोड़कर पेट के ऊपर रखता है। पैर वो फैला नहीं सकता। रोगी या तो चित पड़ा रहता है या दाहिनी ओर करवट लेके वो सोने की चेष्टा करता है। इसके अलावा उसको कै है, मिचली होती है। इस बीमारी में उसको कई बार कै नहीं भी होती, पर अगर कै होती है तो प्रायः वह दूसरे दिन से आरंभ होती है। कठिन प्रकार की जो बीमारी है उसके अंदर जो कै है उसके साथ में उसको हिचकी भी आती है। प्यास बहुत अधिक रहती है। जीभ प्रायः सूखी नहीं रहती इसके अंदर और फटी फटी रहती है। इसके अलावा उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत भी रहती है। ये उसका एक प्रधान उपसर्ग है। बच्चों के अंदर बीमारी में कभी कभी उसको डायरिया, अतिसार भी हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर उसको ज्वर भी होता है। दर्द जो है पहले अनुभव के साथ साथ में उसको जब बुखार दिखाई देता है ये प्रायः 102 103 डिग्री तक जा सकता है। बच्चों के अंदर ये 103 104 तक भी जा सकता है। इसके अंदर जो नाड़ी है वो तेज चलती है। पेट में तकलीफ़ होती है। स्पर्श को वह सहन नहीं कर सकता। दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। जो सांस लेने की और छोड़ने की प्रतिक्रिया है उसके अंदर अगर वो पुरुष है तो उसके पेट पर ये अधिक दिखाई देता है, तो उसे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर स्त्रियों के अंदर सांस लेने की जो तेज़ी है वो उसके अधिकतर कलेजे पर होती है, तो जिसे थोरेसिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अपेंडिसाइटिस के अंदर जो श्वास लेना और छोड़ना है वो कलेजे पर अधिक दिखाई देता है। जो पेशाब है वो बहुत थोड़ी परिणाम के अंदर निकलता है। उसके साथ में एल्ब्यूमिन निकल सकता है और मूत्र स्थल के अंदर उत्तेजना रहती है, इरिटेशन होता है। वो बार बार पेशाब करने की चेष्टा करता है लेकिन उससे पेशाब बहुत कम होता है। अगर ये जो दर्द है वो रेक्टस मसल के आसपास होता है तो उस और कई बार ये मैकबर्नी पॉइंट के पास भी होता है। अगर हम लोग 2 इंच इंटीरियर की तरफ इलाइक लाइन की से लेकर उसके नेवल या नाभि तक अगर कोई लाइन खींचें तो वहाँ पर जो मैकबर्नी पॉइंट आता है वहाँ पर यह दर्द असहनीय होता है। अपेंडिसाइटिस को हम लोग दूसरी बीमारियों के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका प्रभेद कर सकते हैं। अगर ये रीनल कॉलिक के अंदर है जिसके अंदर इसका दर्द कमर तक जा सकता है और दर्द नीचे रोगी के जो अंडकोश तक ये फैल सकता है। इसके अंदर हमेशा ही पेशाब की इच्छा रहती है। जो मूत्र है उसके अंदर जलन होती है, उसमें ब्लड भी निकल सकता है और यह प्रायः पुरुषों के अंदर अधिक होती है। इसके अलावा गाल स्टोन कॉलिक के अंदर भी इसको हम लोग उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो दर्द है वो लिवर के आसपास रहता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया के पास रहता है। दर्द ऊपर दाहिनी कंधे से की तरफ फैल सकता है। दर्द हमेशा ही इसके अंदर बना रहेगा और बीच बीच में कई बार दर्द बहुत ज़ोर से होता है। इसके अलावा उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यकृत से संबंधित, लिवर से संबंधित भी उसको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेंगुलेशन ऑफ बाउल भी इसके अंदर होता है, जिसके अंदर कई बार इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है, वो आपस में मुड़ जाती हैं, ऐंठन आ जाती है, तो भी असहनीय दर्द होता है। रिसेप्शन के अंदर खून का उसको पखाना होता है। इसके अलावा म्यूकस कोलाइटिस भी है, उसके अंदर भी उसको खून का पखाना होता है। उसके साथ में उसका म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, आम निकलता है रक्त के साथ मिला हुआ। पेट में इसमें दर्द रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर के कारण भी कई बार पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्पर्श वो सहन नहीं कर सकता, खून निकलता है, नोज़िया, वॉमिटिंग इसके अंदर भी प्रधान लक्षण है। दर्द अगर ठीक होता है और कई बार दर्द वो यहाँ पे भी अंडकोश तक जा सकता है। पेट के अंदर, पीठ के अंदर भी ये दर्द उसको मिलता है। खूब ज़ोर से दबाने पर दर्द के अंदर थोड़ा घट जाता है, जबकि अपेंडिक्स के अंदर दबाने पर भी दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटिस के अंदर भी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा कैंसर ऑफ सीकम है, उसके अंदर भी धीरे धीरे
जब इस बीमारी का कैंसर का आक्रमण होता है और मल उसके अंदर फंस जाए कॉन्स्टिपेशन के कारण, या ये जो रोगी का चेहरा है वो भी बहुत ज़्यादा मलिन हो जाता है, तो इसे भी हम लोग अपेंडिक्साइटिस के साथ में प्रभेद कर सकते हैं। इसके अलावा श्वास मैग्नस और श्वास पार्वस जो है उसके अंदर भी, ये कमर के जो दोनों तरफ की जो मांसपेशियां हैं उनके नाम हैं, उसके अंदर भी कई बार अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ये स्पाइन के अंदर, या उसकी स्पाइन अगर टेढ़ी हो उसके कारण उसके ऊपर दबाव पड़ रहा हो, तो भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा पोट्स की बीमारी के अंदर भी बहुत ज़्यादा असहनीय उसको दर्द होता है। इसके अलावा हिप जॉइंट डिजीज़ है, उसके अंदर भी कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर इसके अंदर भी उसको ज्वर 104-105 डिग्री तक रह सकता है, मांसपेशियाँ इसमें शिथिल हो जाती हैं। अपेंडिसाइटिस को हम लोग फ्लोटिंग किडनी के साथ में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके अंदर बुखार नहीं रहता। पेल्विक पेरिटोनाइटिस के अंदर और जो डिजीज़ ऑफ फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर भी कई बार दर्द होता है पेट में निचले स्थान के ऊपर, तो भी इसके साथ हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, बुखार उसको इसमें भी रहता है, तल पेट के अंदर भयंकर दर्द रहता है। इसके जो प्रधान लक्षण है, इसमें दर्द है पहले नाभि के पास रहता है, फिर वो नीचे की तरफ जेनेटल ऑर्गन्स की तरफ बढ़ जाता है, भयंकर दर्द इसके अंदर होता है, दर्द हिलने डुलने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिछावन पर वो लेटा रहने पसंद करता है। रिलैप्सिंग अपेंडिसाइटिस के जो लक्षण हैं, इसके अंदर जो बार बार अपेंडिसाइटिस होता है, इसमें दाहिने पुट्ठे की तरफ जो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फिर वो कई बार दर्द कम हो जाता है, कभी 10-15 दिन तक भी उसको दर्द नहीं रहता, फिर अचानक दर्द फैलना शुरू हो जाता है, हाथ पर दबाने से उस जगह पर दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कड़ा या कड़ी वहाँ पे वस्तु पड़ी हो। अपेंडिसाइटिस फट जाने के जो पूर्व के लक्षण हैं, उसके अंदर जब अपेंडिसाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और जो वो पककर जब फटता है, ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन अगर वो उसको फटना होगा तो फटने से 1 सप्ताह पूर्व ही दाहिनी तरफ की जो इलाइक फोसा है वहाँ के ऊपर दर्द होना शुरू हो जाता है। समय के अंदर उसको बुखार होना शुरू हो जाएगा, बुखार उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी कभी ज्वर से पहले उसको ठंड लग सकती है। गैस्ट्रिक के लक्षण इसके अंदर भी हैं, कै है, मिचली है, भूख नहीं लगना, स्पर्श वो सहन नहीं कर सकता, पेट फूला हुआ रहता है, तकलीफ़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हिचकी रहती है इसके अंदर, नाड़ी पहले बहुत क्षीण हो जाती है, शरीर का रंग है वो नीला पड़ जाता है, मुंह और चेहरे का रंग बिगड़ जाता है, किसी का शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही उसका अपेंडिक्स भी फट सकता है। अपेंडिसाइटिस की जो अवस्था है, उसके जो भावी फल हैं, प्रोग्नोसिस है, साधारणतः इस तरह की बीमारी है 1 या 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाती है। दर्द और जो स्पर्श का जो भाव है वो धीरे धीरे घट जाता है और वो उसको नॉर्मल स्टूल पखाना आना शुरू हो जाता है और बहुत बार ये बीमारी पुराना आकार धारण कर लेती है। बीमारी आरंभ होने के 10-15 दिनों के बाद में अगर उपसर्ग ना घटे और ये या बीमारी वापस से आ जाए, तो उसके कारण कई बार इस बीमारी के अंदर उसको पीप भी निकलती है, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, उसको बुखार आ सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है सेप्टिसीमिया के कारण, रक्तस्राव हेमरेज हो सकता है, यकृत के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अपेंडिक्स का जो छेद है, परफोरेशन है, उसके कारण भी कई बार जो उसके सीरस फ्लूइड निकलते हैं, पेरिटोनियम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे फैटल डिफ्यूज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर हम लोग क्या डाइट दे सकते हैं, इसके अंदर जो उसको हम लोग उस पेशेंट को विश्राम कराना चाहिए, बिछावन पर उसको लेटाए रखें, उसका जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए कुछ उसको दवा दे सकते हैं, उसको फाइबर वाले भोजन दे सकते हैं।
अपेंडिसाइटिस की होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो साधारणतः चिकित्सा है वो किन किन सिम्टम्स के कारण हम लोग ले सकते हैं और कौन कौन सी दवाएं इसके अंदर उपयुक्त हैं। अगर ये बीमारी प्रथम अवस्था के अंदर है तो कितनी ही बार जो इसका इन्फ्लेमेशन है वो बेलाडोना, लेकेसिस, व्रेटम विरिड और मर्क्यूरिस के साथ में घट जाता है। अगर अपेंडिक्स के साथ में पीप पड़ जाए, पस हो जाए, तो हिपरसल्फ है, मर्क्यूरिस है, साइलिशिया, लेकेसिस, कैलकेरिया सल्फ और लाइकोपोडियम और मायरिस्टिका 3x के अंदर ले सकते हैं। कै के साथ में अगर मल गंदा हो जाए तो ओपियम है, प्लम्बम है, मर्क्यूरिस कार्य करेगी। इन होम्योपैथी मेडिसिन को मैं आप विस्तार से भी बताऊंगा। अगर हम लोग बेलाडोना अपेंडिसाइटिस में लेते हैं तो इसके लिए जो दर्द है वो दाहिने पट्टे की तरफ अगर रहता है, दाहिनी तरफ का दर्द असहनीय होता है, वहाँ पे वो स्पर्श नहीं सहन कर पाता, हाथ से छूने पर भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कपड़ा बिछावन भी वो सहन नहीं कर सकता, हिलने डुलने से वो डरता है, वो चित पड़ा रहेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। इन लक्षणों के साथ में अगर उसको कै है, मिचली है, तेज़ बुखार है, बहुत ज़्यादा दर्द है, शाम के समय में अगर बुखार चढ़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इसके अंदर बेलाडोना कार्य करती है। इसके अलावा बेलाडोना मदर टिंचर भी हम लोग उसका ऑइंटमेंट के साथ अगर मिला लें तो उसका लेप भी उसको बाहर से करें तो ये भी उसको लिए लाभदायक होगा। मर्क्यूरिस सोल है, मर्क्यूरिस वाइवस है, वो भी बेलाडोना की जो अवस्था है उसके बाद में हम लोग 24 से 72 घंटों के बाद में इसको दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। इसके अंदर जो एरिया है जहाँ पे अपेंडिक्स है उसका एरिया लाल होगा, वो फूला हुआ होगा, गांठ की तरह कड़ा होगा, जीभ इसके अंदर सूखी रहती है, लाल है, सफ़ेद है, थुलथुली मोटी होगी, एक बार उसे ठंडी लगेगी, फिर उसे कभी गर्मी लगती है। इसके अंदर भी उसको कब्जियत रहती है, म्यूकस आँख के साथ मिला हुआ स्टूल के अंदर मिलता है, पसीने के कारण भी इसके अंदर उपसर्ग नहीं घटते हैं। इसके अलावा जिनसिंग मेडिसिन है, ये जब इलियोसिकल एरिया के अंदर कांटे की तरह का चुभने वाला दर्द होता है, वहाँ पर सूजन है, पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आए, कल कल की आवाज़ आती है, रोगी सोने पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो जिनसिंग कार्य करती है। इसके अलावा हिपरसल्फ है, ये जो इलियोसिलक एरिया के अंदर जब सूजन होती है वहाँ पे वह स्पर्श सहन नहीं कर सकता, रोगी चित पड़ा रहता है, घुटना ऊंचा करके दर्द घटाने की वो चेष्टा करता है, चुपचाप पड़ा रहता है, लगातार उसको पेशाब पैखाने का वेग आता है। इसके अलावा अपेंडिक्स के अंदर जो पस के सिम्टम्स हैं वो भी दिखाई देते हैं। अपेंडिसाइटिस के अंदर आयरस 10x मेडिसिन है, ये जब तलपेट के दाहिनी तरफ अपेंडिक्स वाली जगह पर अगर दर्द होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर भयानक दर्द हो, ज़रा सा भी वो दबाव सहन नहीं कर सकता हो, कब्जियत रहती हो, तो इसे निम्न शक्ति के अंदर हम लोग देते हैं। इसके अंदर जो मिचली है, कै भी उसको हो सकती है। तो कई बार जो आयरस 10x है, ये अधिकतर मरीजों के अंदर इसका बहुत अच्छा है और इससे बहुत जल्दी उसको आराम आ जाता है। इसके अलावा लेकेसिस है, जब तल पेट के दाहिनी और कांटा चुभने जैसा दर्द होता हो, इलियोसिकल एरिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो, जो दर्द कमर से कंधे की तरफ तक फैल जाता हो, कब्जियत रहती हो, थोड़ा पेशाब हो, पेशाब के अंदर लाल रंग का सेडिमेंट्स दिखाई देते हों, हिपरसल्फ की तरह इसके अंदर भी वो घुटना ऊंचा करके चित पड़ा रहना चाहता है। शाम के अंदर इसके अंदर भी 3 बजे के आसपास बुखार उसको होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बीमारी सोने पर या सोने के बाद में ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा प्लम्बम है,
इसके अंदर भी एलियोसिकल वाला जो स्थान है वो फूला हुआ रहता है, कड़ा है, हार्डनेस महसूस होती है। थोड़ा सा भी हिलने डुलने पर, छींकने पर भी बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। उस जगह को वो छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। इसके अंदर उसको ऐसा लगता है समूचे पेट के अंदर दर्द हो रहा हो। और जो नाभि वाली जगह है वो भी तनी हुई रहती है, खिंची हुई रहती है। लगातार उसको खट्टी डकारें आती हैं, मिचली रहती है, कब्जियत है, जीभ इसके अंदर भी सूखी रहती है, और किनारा उसका लाल रंग का होगा। बीच में भूरे रंग का लेप चढ़ी हुई मैल दिखाई देती है। प्यास इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो लंगड़ा कर चल रहा हो, इतना दर्द होता है। तो प्लम्बम को विचार किया जा सकता है। इसके अलावा रस्टॉक्स है। इसके अंदर भी दाहिनी तो ओर का जो तलपेट है उसका जो प्राय समूचा एरिया है वो फूला हुआ रहता है, कड़ा रहता है। बैठने पर या दाहिनी तरफ का को हटाने पर जो दर्द है वो बाईं ओर चला जाता है। सोने पर इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो चित्त होकर सोना चाहता है। दाहिना पैर उठाकर सोए तो थोड़ा उसको आराम महसूस होता है। हाथ पैर में जलन होती है। रात को खूब पसीना आता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर जो मैंने मेडिसिन आप लोगों को बताई है उसको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो इसके अंदर आर्सेनिक भी है, कोकुलस है, कोलिसिंथ है, डायोस्केरिया है। इसके अलावा लाइकोपोडियम, साइलेशिया, कैलकेरिया सल्फ, सल्फ़र आदि भी इसके अंदर लाभदायक हैं। यहाँ पर जो भी मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी आप भोग सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मित्रों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर इसको सर्कुलेट करिए। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि जब भी मेरे नए नए वीडियोज़ आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।